It has time. Yes. Discuss. Correct. Assignment करेंगे आज. Okay. Let's finish this. We'll start. So endoskeleton 2064. Axial endoskeleton. Number of bone is 80. Call के अंदर 29. Call के अंदर cranium, facial, head and ears. One by one we will go. Cranial bone का जो नंबरिंग है फ्रंटल, पैरेटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, sphenoid and ethmoid. First of all, we need to remember what is the number of the bone, which bone is paired and which bone is unpaired. Paired कौन सा, unpaired कौन सा, वो ध्यान रखना है. And here, the frontal is 1, parietal 2, temporal 2, occipital 1, sphenoid 1, ethmoid 1. तो पेयर्ड कौन सा, अनपेयर्ड कौन सा, ये फर्स्ट आप लोगों को याद रखना है. ठीक है. फेशियल के अंदर आते हैं. nasal, maxilla, zygomatic, lacrimal, palatine, inferior nasal concha, humor and mandible. Here all are paired except last two. तो हो गया 14 बोन का डिस्क्रिप्शन. पेयर्ड अनपेयर्ड याद रखना है. बूमर इज अनपेयर्ड एंड मैंडिबल इज अनपेयर्ड. बाकी सब क्या है, पेयर्ड. नेजल, मैक्सिला, ज़ाइगोमैटिक, लैक्रोमल, पैलेटीन, इंफीरियर नेजल concha, बूमर एंड मैंडिबल. हायर्ड बोन, it is called as tongue bone. It is present at the base of the tongue, so it is called as tongue bone. Ear ossicles, अगर नंबर देखें ear ossicles का 6 है, 3 पेयर. Malleus is Hammersmith. Then incus, that is also one pair, and Wilsept. Stapes, that is also one pair. Stirrup set. Hammersmith तो समझ में आ रहा है. एंविल धारीदार हथियार जो होता है ना, काटने के लिए होता है, that is called as anvil. And स्टाइरप होता है, सपोज टू बी, आप लोग देखे होंगे घोड़े के ऊपर चढ़ने के लिए जहाँ पे पाँव रखना पड़ता है, that is called as stirrup set. रिब्स की बात करें, मैं बताऊंगा रिब्स को बाद में. दैट इज ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स. उसको छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे.
Now comes to the vertebral column. अच्छा, स्टर्नम को यहाँ पे लिखिए, स्टर्नम इज ब्रेस्ट बोन. जितना सबका मेन कैरेक्टर है हम अलग से डिस्कशन करेंगे, अलग से लिखेंगे. तो वर्टिब्रल कलम 26 बोन, सर्वाइकल 7, नेक पार्ट में होता है, थोरैसिक 12, थोरैक्स पार्ट में होता है, लंबर 5 in the upper abdomen. Sacral, that is 5 bone fused to form 1. तो यहाँ पे 5 फ्यूजन को हम लोग इंडिकेट करते हैं विद इन ब्रैकेट. अब यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, 5 विद इन ब्रैकेट लिखेंगे. इसका मतलब ही है 5 fused form 1. And this is lower abdomen. And the last, coccyx or coccygeal. That is also 4 fused to form 1. And this is tail vertebrae or caudal vertebrae. So which is the tail vertebrae, caudal vertebrae, na coccyx or coccygeal. That is 4 fused to form 1. So in this sense we can say, so vertebral formula adult का क्या है? Now that is C6, C12, L5, S within 5 and coccyx within 4. वैसे ही अगर infant और baby का देखें तो C7 हाँ C7 C7 and infant का देखें that is खाली ब्रैकेट उठ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट उठ जाएगा. तो एडल्ट का यहाँ पे क्या है, 26 है, तो इन्फेंट का कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा. नंबर ऑफ वर्टिब्राe in the infant is 33 and in the adult is 26. तो ये 3 fused to form 1 and 4 fused to form, sorry 5 fused to form 1 and 4 fused to 1. समझ में आ गया? यहाँ पे जितना आना था समझ में आ गया. क्वेश्चंस विल बी कम फ्रॉम दिस पार्ट इज दैट कि टाइप ऑफ बोन कम्स अंडर विच कैटेगरी, पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है, नंबर ऑफ द बोन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बोन एंड पेयर्ड अनपेयर्ड. ये है क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बेस्ड. हम लोग को याद क्या रखना, समझ में आ गया कि सपोज आपको बोन दे देगा, बहुत सारा बोन दे देगा, आपको बोलेगा कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द, दैट इज व्हाट ना comes under the axial endoskeleton, comes under the appendicular endoskeleton, comes under the limb bone, comes under the girdle bone, comes under the skull bone, comes under the vertebral bone. समझ में आ गया कैसे आना है क्वेश्चन, नंबरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस इज व्हाट द पेयर्ड अनपेयर्ड. आगे चले. अभी हम लोग जितना बोन का डिस्क्रिप्शन लिखे यहाँ पे, थोड़ा सा एक दो पॉइंट्स सबके बारे में डिस्कशन करके निकलते हैं. बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, मैं पहले ही बोल चुका हूँ. वी विल गो वन बाय वन पॉइंट मैक्सिमम. So I am moving to the next page, right? Complete. I will separately discuss about this appendicular skeleton after completing the axial. So
पहले क्रेनियल बोन का कम सम कैरेक्टर में आते हैं। Occipital bone have an aperture called foramen magnum. Occipital bone has an aperture called foramen magnum, through which medulla oblongata of brain communicate with spinal cord. Have you remember this? जानते हैं कि नहीं? ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड है। ब्रेन का हाइंडर पार्ट कौन है? मेडुला ऑब्लोंगेटा. It is communicated with the spinal cord by means of an opening through which the spinal cord released out of the brain. It's called as what? Now foramen magnum. Second point, occipital bone has two facets called occipital condyle. So occipital bone has two facets called occipital condyle. So the skull is called as what? Dicondylic skull. आपको मैं बाद में बताऊंगा वर्टिकल कॉलम के साथ कैसे लिंक है वो. I will discuss after some point. So here it is foramen magnum, here it is occipital condyle. So it is called as dicondylic skull. Next point. Sphenoid bone has a saddle-like depression. Saddle-like depression to which pituitary gland is located. And उसका नाम क्या है? क्या नाम है? Sella turcica. ये पॉइंट भी आपको याद रखना जरूरी है. इस which bone contains the sella turcica for the accommodation of pituitary gland? The sphenoid bone. Next point. Sphenoid bone articulate with every cranial bone. It is articulate with every cranial bone. So as this particular face, as this sphenoid bone is articulate with every cranial bone, so called keystone bone or keystone of cranial floor. So which is called as the keystone of the cranial floor or keystone bone? The sphenoid. Why? Because it is articulated with every cranial bone. Ethmoid bone forms the roof of, देखिए आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, आपको समझ में आएगा. नेजल चेंबर आपका लोकेशन याद है?
नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर के जस्ट ऊपर में क्या है ना, ब्रेन का पार्ट। तो ऊपर हो गया ब्रेन, नीचे हो गया आपका कौन सा ना, नेजल कैविटी और नेजल चैम्बर। इन दोनों के बीच में एक सेपरेटर है, and that separator is called as ethmoid bone. So ethmoid bone is present as a roof of the nasal chamber or floor of the nasal chamber. Roof. And just ऊपर उसके क्या है ना, ब्रेन का ऑल्फैक्टरी पार्ट। आप लोग ब्रेन में पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में कि olfactory lobes are present in the brain which concerned with the reception of olfaction or smell, and that part is called as olfactory lobe. olfactory lobe पूरा नीचे है, बेस की तरफ, एंड उन दोनों के बीच में कौन है ना, इथमॉइड बोन। सो नोज जो हो गया वो तो स्मेल को रिसीव करता है, passes through the knobs to reach the olfactory lobes, समझे? तो अल्टीमेटली ये जो नॉर्ब्स है वो नेजल एपिथेलियम से स्टार्ट होता है एंड अप टू द ऑल्फैक्टरी लोब इट दैट इज कम्युनिकेटेड। तो ये जो इथमॉइड बोन है उसमें छोटा छोटा पोर्स होता है, होल होता है, उसी होल के थ्रू ये नॉर्ब पास करता है। समझ में आया कि नहीं? एंड इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रिप्रीफॉर्म प्लेट। क्या बोलते हैं उसको? क्रिप्रीफॉर्म प्लेट, एज इट इज द फ्लोर ऑफ द नेजल कैविटी, सॉरी रूफ ऑफ द नेजल कैविटी, एंड द नॉर्ब्स आर पासेस थ्रू इट, इट्स कॉल्ड एज क्रिप्रीफॉर्म प्लेट। हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे जब हम लोग ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स और नोज के बारे में पढ़ेंगे, तब डिटेल्स डायग्रामेटिकली जाएंगे। सो इथमॉइड बोन फॉर्म द क्रिप्रीफॉर्म प्लेट in between that is olfactory lobe of brain and nasal chamber. ये जितने भी कैरेक्टर मैंने आपको लिखा है, these are related with what ना, क्रेनियम। क्रेनियम के साथ जितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, तो यहाँ पे क्या क्या याद रखना है आपको, तो याद रहेगा ना। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू फेशियल बोन। सीरियली बताइए मुझे, फेशियल बोन में सीरियली क्या क्या था? मैक्सिला था या पहले नेजल था? भाई सीरियली के हिसाब से जाएंगे। पहले क्या है? नेजल, a breeze of nose। सेकेंड है मैक्सिला, अपर जॉ और लोअर जॉ। अपर जॉ, आप बोलिए आपका अपर जॉ मूव करता है कि लोअर जॉ मूव करता है? मतलब अपर जॉ फिक्स्ड है, मतलब ये है कि ओनली फेशियल बोन व्हिच कैन मूव इज मैंडिबल। तो विच इज द ओनली फेशियल बोन व्हिच कैन मूव? द मैंडिबल। तो अपर जॉ हो गया फिक्स। और सबसे पूछेगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन है, वही मैंडिबल, लोअर जॉ। अरे लोअर जो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप पत्थर चबा जाएंगे, चबा के देखिए। डांट तो टूटेगा ही, मैं डांट थोड़े ना बोल रहा हूँ कि स्ट्रॉन्गेस्ट है, मैं तो लोअर जॉ बोल रहा हूँ। लोअर जॉ स्ट्रॉन्ग है कि नहीं बोलिए? इतना बड़ा बड़ा हार्ड हार्ड आप फ्रूट्स को आराम से तोड़ देते हैं, हार्ड चीज को हम लोग तोड़ देते हैं। वाई ना, लोअर जॉ मसल्स भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है, लोअर जॉ बोन भी स्ट्रॉन्गेस्ट है, मसल भी स्ट्रॉन्गेस्ट है। क्लियर है? सो अपर जॉ
This is also important. कि maxilla is articulate with every facial bone. So maxilla is articulate with every facial bone except mandible. Next क्या है? Zygomatic. अब देखिए यहाँ पे जो चिक है ना आपका, चिक का ये जो पार्ट है, बोन है कि नहीं? This is the cheek bone. Called as what? Zygomatic. Prominence of cheek. zygomatic के बाद क्या है? Lacrimal. Lacrimal contain or with lacrimal sac. Lacrimal gland कहाँ पे? नोज में है. Lacrimal gland कहाँ पे? बे lacrimal का मतलब टीयर. नहीं, नोज में होता है. Lacrimal gland, lacrimal, that is the bone with lacrimal sac. Lacrimal sac का टीयर सिक्रेटिंग ये आई के एकदम कॉर्नर में होता है. Lacrimal के बाद क्या है? Palatine है. Palatine, that is actually the roof of the buccal cavity. We can say it form the what? Now hard palate ये form करता है the roof of nasal cavity or floor of nasal cavity? Floor of nasal cavity. Next क्या है palatine के बाद? Inferior nasal concha. Inferior nasal concha, through which we can say clear air passes through it. Clear air passes through it. Next is humor. हाँ, नेजल सेप्टम जो है ना, नेजल सेप्टम तो पढ़े हो ना, दो नेजल चैम्बर के बीच में. It is interior part of nasal septum. हम कहाँ बोल रहे कि nasal septum एक बोन है. And the last is mandible. Lower jaw है, the strongest bone. And ये movable है कि immovable? टोटल हेड में, स्कल में, और कोई बोन है जो मूवेबल है? नहीं है. ईयर ऑसिकल तो है. ईयर ऑसिकल मूवेबल नहीं है क्या? ईयर ऑसिकल अगर मूवेबल नहीं होता तो आप लोग को सुनाई नहीं देता है. ये मूवेबल है बोल के आपका साउंड वेव फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है, एम्पलीफाई होता है. बिकॉज ऑफ द मोबिलिटी ऑफ द ईयर ऑसिकल्स, द एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड वेव ऑकर्स, and that results into we are able to see the, sorry, hear the sound. इसलिए two movable bone present in the skull is mandible, ear ossicles. So this is all about the facial bone. We are now coming to ear ossicles. मैक्सिमम पॉइंट हम वहां पे लिख चुके हैं, यहाँ पे खाली एक एक पॉइंट.
which amplify the sound waves. Next is hide. It is the only bone which do not articulate with any other bone. तो ये completely free bone हो गया कि नहीं? तो हेड बोन को हम लोग अदरवाइज क्या लिखते हैं? टंग बोन लिखे थे वहां पे. So tongue plus head bone. It is togetherly called as head apparatus. Tongue plus head bone is called as head apparatus. और क्या बोन बचा आपका स्कॉल के अंदर? कुछ नहीं. ये ऑसिकल हो गया, हेड बोन हो गया, फेशियल बोन हो गया, क्रेनियल बोन हो गया. कंप्लीट है. सो वी हैव कंप्लीटेड द 29 बोन कंप्लीट है. उसके बाद स्कॉल के बाद क्या है? स्टार्नम. स्टार्नम. स्टार्नम एक्चुअली ब्रेस्ट बोन बोलते हैं उसको, लिखा था वहां पे सिंगल बोन था. स्टर्नम इज एक्चुअली ए फ्लैट बोन. ये फ्लैट शेप होता है as it is present at the chest part where the breast is present, so called as breastbone. And sternum, it is with 8 pair of facet. 8 pair of facet. फैसेट मतलब क्या है? एक टाइप का डिप्रेस्ड स्ट्रक्चर है, फैसेट बोलते हैं. मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाऊंगा. एंड ये 8 पेयर ऑफ फैसेट में से 1 पेयर ऑफ फैसेट इज फॉर articulate with clavicle, and another 7 pair articulate with true ribs. अभी हम सब कुछ समझाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट. स्टर्नम में 8 फैसेट होता है. अब स्टर्नम तो देखे ना, यहाँ पे बीच में होता है, थोरैक्स में होता है. तो ये देखेंगे बोन तो ऐसे ऐसे फैसेट होता है. ये सारे के सारे क्या है? लाइक एक फैसेट. और ये फैसेट दोनों साइड में. इसीलिए मैंने कितना पेयर आपको बोला है? हाउ मेनी पेयर ऑफ फैसेट्स आर देयर? 8 पेयर. फर्स्ट पेयर इज आर्टिकुलेट विद द क्लेविकल. हम बताएंगे कुछ ही देर में, जस्ट वेट फॉर अ मिनट. So first pair is articulate with the clavicle. The next 7 pair is articulate. Articulation मतलब क्या है ना? Point of contact. Joint को हम लोग बोलते हैं articulation. So articulate with the true ribs. Clear है? Next page में चले. Asset मतलब दिखाए तो भी डायग्राम पे. दिमाग कहाँ रहता है? डायग्राम करके भी दिखा चुका हूँ. साफ होना पड़ेगा क्लास. लिखना भी है, सुनना भी है, समझना भी है, रिप्लाई भी देना. मैं तो अटेंटिव रहता हूँ क्लास में, रहता हूँ. तो आप लोग भी अटेंटिव, क्योंकि एग्जाम तो आपको देना है. मुझे कहाँ एग्जाम देना है? देना है मुझे. वैसे अपर लिमिट तो फ्री है सबके लिए, ले भी सकते हैं, लेकिन सिर्फ बायोलॉजी में ही मार्क आएगा. फिजिक्स केमिस्ट्री में अंडा मिलेगा. अरे कंप्लीट है क्या? स्टर्नम के बाद क्या है? स्टर्नम के बाद क्या है? रिब्स. रिब्स या वर्टिब्रल कलम? रिब्स.
हाउ मेनी पेयर ऑफ रिब्स आर देयर? इधर देखिए समझिए, ये जो 12 पेयर ऑफ रिब्स है, ये बैक साइड में मतलब डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच हुआ है। विच वर्टिब्रे? ना थोरैसिक वर्टिब्रे। नंबर ऑफ थोरैसिक वर्टिब्रे कितना है? 12 दिखाएगा। एंड नंबर ऑफ रिब्स कितना हो गया? 12 पेयर। एंड ऑल द रिब्स as dorsally articulate with what? Na thoracic vertebrae. And that is the reason why all ribs are called as bicephalic. All the ribs are, that is, articulate with two side of thoracic vertebrae. That is why it is called as bicephalic. Now second point is, ये जो ribs है dorsally तो vertebral column के साथ attach हुए thoracic vertebrae, but ventrally some articulate with directly sternum, and इसी बोन को हम लोग बोलते हैं ट्रू रिब्स। फर्स्ट 7 पेयर इज ट्रू रिब्स, नेक्स्ट 3 पेयर डू नॉट डायरेक्टली आर्टिकुलेट विद द स्टर्नम बट आर्टिकुलेट विद द कार्टिलेज, इसीलिए उसको बोलते हैं वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स और फॉल्स रिब्स। एंड द लास्ट 2 पेयर डॉर्सली तो थोरैसिक वर्टिब्रे के साथ आर्टिकुलेट हुआ है बट वेंट्रली फ्री, डू नॉट आर्टिकुलेट विद एनी अदर स्ट्रक्चर, पूरा एकदम फ्री रहता है, so called as floating ribs. Total ribs कितना हो गया? 12 पेयर। फर्स्ट 7 पेयर, नेक्स्ट 3 पेयर, लास्ट 2 पेयर। All the ribs articulate with thoracic vertebrae dorsally from both sides. So called bicephalic. Bicephalic important. Number 1 is true ribs. Number 1 is called as true ribs. And this is number कितना है ना? First 7 pair. Dorsally articulate with thoracic vertebrae. And ventrally articulate with sternum. एंड इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स। समझे क्यों बोलते हैं वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स? क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम एंड स्टर्नम दोनों साइड में आर्टिकुलेशन है। नंबर 2 फॉल्स रिब्स। ये क्या है? नेक्स्ट 3 पेयर, मतलब 8th 9th एंड 10th पेयर। dorsally articulate with thoracic vertebrae and ventrally articulate with cartilage of 7th rib। 7th rib का जो कार्टिलेज है उसके साथ कनेक्टेड हुआ है।
and that is why so called vertebrochondral ribs. Chondra तो मतलब समझ रहे हैं, कार्टिलेज से कंट्रोल हुआ है. And the last two pair called as floating ribs. The last two, that is 11th and 12th pair. So dorsally articulate with thoracic vertebra and ventrally free. So called vertebral ribs. क्योंकि सिर्फ एक साइड में वर्टिब्रे के साथ ही कनेक्टेड हुआ है, दूसरी साइड तो फ्री है, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, सिर्फ वर्टिब्रल रिब्स बोलेंगे. समझे? एंड इसका एडवांटेज क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द प्रेजेंस ऑफ, व्हाई द फ्लोटिंग रिब्स इज प्रेजेंट इन केस ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग. जिस जगह पे ये फ्लोटेड है उसके बैक साइड में, ये पीछे की तरफ हुआ है, उस साइड में क्या है, किडनी है. किडनी का लोकेशन याद करिए, T12 to L3, T12, एंड ये कहां प्रेजेंट है, T11 T12, एंड वहीं से नीचे की तरफ एक्सटेंडेड हुआ है, एंड L3 तक किडनी है. तो किडनी के ऊपर ये एक प्रोटेक्शन का एक क्या होता है, कवरिंग देता है. सो इट अल्टीमेटली प्रोटेक्ट किडनी. मैं थोड़ा फास्ट लिखता हूँ. तो बोर्ड अच्छा मिल जाता है तो और फास्ट हो जाता है. मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है, डायग्राम करना अच्छा लगता है. तो आप लोग भी थोड़ा सा डायग्राम अच्छे करेंगे, स्पीड करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा है. क्योंकि हम लोग पढ़ना तो सब है, या छोड़ के चले जाए, पढ़ना तो सब है लेकिन टाइम कम है. थोड़ा सा गाड़ी का स्पीड बढ़ा देंगे तो सही टाइम में पहुंच जाएंगे. वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है रियली मैं खत्म कब करूंगा. मैं खत्म कर दूंगा बाय द एंड ऑफ मार्च. सबका खत्म होगा मार्च के एंड तक, क्योंकि अप्रैल में पूरा आपका रिक्वेंट एग्जाम चलेगा, रिवीजन एग्जाम डिस्कशन, पूरा एक महीना चलेगा. अप्रैल मई 7 में एग्जाम है, तो मार्च में तो एंड करना ही है. एंड इसीलिए मैंने बोला था सैटरडे संडे वी विल वी आर स्टार्टिंग द क्लास. क्या प्रॉब्लम है, उनको इसी साल नीट देना है तो या नहीं देना, या नहीं वो डिसाइड करो. इसी साल क्वालिफाई करना है तो 4 महीना सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ क्लास, पढ़ाई, रिवीजन, डिस्कशन, क्वेश्चन, और कुछ नहीं. उसके बाद मेरे पास लड्डू लेके आना. बोला कि सर हो गया, ठीक है ना. चल. Next we are coming to the diagram of this. Let's see. ये देखो आपका स्टर्नम हो गया, फ्लैट बोन है, फैसेट दिख रहा है. हाउ मेनी फैसेट, 8 पेयर. एग्जाम में दे देगा 8 पेयर
क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मैं बोला था हाउ मेनी फैसेट्स आर प्रेजेंट इन स्टर्नम। ऑप्शन में दिया होगा 16, ऑप्शन में दिया होगा 8। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी पेयर ऑफ फैसेट्स आर प्रेजेंट, क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, बस खाली क्वेश्चन को पढ़ के समझना होता है कि ये पूछा क्या है, हाउ मेनी की हाउ मेनी पेयर। देखिए इधर देखिए, ये हो गया कॉलर बोन, क्लेविकल, स्टर्नम यहाँ पे। तो फर्स्ट पेयर ऑफ क्लेविकल, राइट एंड लेफ्ट क्लेविकल किसके साथ ज्वाइन करेगा, स्टर्नम के साथ, फ्रंट साइड में है कि नहीं। तो फर्स्ट पेयर ऑफ फैसेट इज कनेक्टिंग व्हाट लाइक क्लेविकल फ्रॉम बोथ साइड। So this is the clavicle supposed to be. ये फर्स्ट पेयर ऑफ क्लेविकल हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, ट्रू रिब्स है कि फॉल्स रिब्स है। मैं एक साइड से डायग्राम कर रहा हूँ, दूसरा साइड छोड़ देते हैं, इतना ज्यादा डायग्राम करने की जरूरत नहीं है, खाली समझना है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट 7 पेयर। डायरेक्ट स्टर्नम के साथ कनेक्टेड हुआ है क्या, बट इट इज कनेक्टेड विद द 7th रिब थ्रू कैटलिक्स। तो ये 3 क्या हो गया, फॉल्स रिब्स। लास्ट 2 पेयर क्या है, वो ग्लॉटिक रिब्स। समझ में आया। सो दिस इज क्लेविकल, this is 7 pair true ribs, this is 3 pair false ribs, and this is the 2 pair floating ribs. तो टोटल इसीलिए 8 पेयर ऑफ फैसेट है। ठीक है, बाकी बचे वर्टिकल कलम, फ्लोटिंग रिब्स पीछे से आ रहा है और ड्राइंग इसीलिए तो फ्री है। हाँ, डायग्राम में भी क्लियर है, से दिख रहा है। वर्टिकल कलम पीछे, वो पीछे से आ रहा है। एवरी रिब्स आर कमिंग फ्रॉम बैक साइड। अब 3 डायमेंशनल डायग्राम तो हम कर नहीं सकते। हाँ, उसके लिए आप अपना बुक्स देख सकते हैं, वहां पे 3D डायग्राम है। अब इससे ज्यादा अच्छा डायग्राम हम बना भी नहीं सकते। फिर आप बना भी लेंगे तो हम लोग कॉपी नहीं कर पाएंगे। डायग्राम इतना अच्छा बना के होगा क्या, समझना से इम्पोर्टेंट है। कम्युनिकेशन लैंग्वेज शुड बी दैट, लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए जैसा सामने वाले को समझ में आए। इसीलिए तो लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं कि इट इज ए मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। अब अगर ऐसा लैंग्वेज है तो समझ में ही नहीं आ रहा है।
चलिए आगे बढ़ते। तो नेक्स्ट आते हैं वर्टिब्रल कलम। Number of the vertebral bone I have already discussed. Coming to the main point. वर्टिब्रल कलम फर्स्ट आते हैं हम लोग सर्वाइकल बॉडी। See, this is the first vertebrae. And this is the second vertebrae. This is the most of the brain. This is cranium. This is cranial cavity. And ये जो facet आपको दिख रहा है ये क्या है? Occipital condyle. एंड यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसके थ्रू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कम्युनिकेट कर रहा है, दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एज व्हाट? फोरामेन ऑफ मैग्नम. This is the first vertebrae called as atlas. This is the second vertebrae called as axis. And this is of course this is spinal cord. Now ये जो आपको देख रहे हैं एक्सिस वर्टिब्रे का एक पॉइंटेड पार्ट आपको दिख रहा है, एक्सिस वर्टिब्रे का एक पॉइंटेड पार्ट दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ओडोंटॉइड पिग. तो ओडोंटॉइड पिग ऑफ व्हाट? ओडोंटॉइड पिग किसका है? एटलस का है कि एक्सिस का है? ऑफ एक्सिस. तो ये जो फैसेट है ये फैसेट किसका है? ऑफ एटलस.
तो ओडोंटॉइड facet of atlas with the odontoid peg of axis, दोनों के बीच में ऐसे एक पॉइंटेड पार्ट को हम लोग पेग बोल रहे हैं एंड डिप्रेस्ड पार्ट को क्या बोल रहे हैं, फैसेट, है कि नहीं? तो ये एटलस एंड एक्सिस के बीच में ये बोन ऐसे रोटेट करेगा कि नहीं? That is called as what? Na pivot joint, and for that reason we are able to rotate our head like this. किसी को ना बोलना हुआ तो हम लोग ऐसे करते हैं, ना ना ना. So this is why it is called as no joint. समझे कि नहीं? And occipital condyle of occipital bone with the arch of the atlas vertebrae. वहां पे देखिए और एक जॉइंट है, यस जॉइंट. ये हम लोग ऐसे करते हैं ना, and that is called as condyloid joint, and that joint is called atlanto-occipital joint. Atlanto stands for atlas, occipital bone. So atlanto-occipital joint is a condyloid joint, gives rise to the movement of head up and down called as yes movement. And atlas occi joint is a rotation, that is called as what? No movement. Clear है? So atlanto-occipital joint, condyloid joint, in between occipital condyle and atlas, and this is called as yes movement. Second is atlas axis joint, that is a type of pivot joint. That is no movement. Now the next point is what is typical and what is atypical. Typical मतलब क्या है, atypical मतलब क्या है? Typical मतलब similarity or similar in the structure. Atypical मतलब dissimilar. As you can see in this diagram, atlas and axis are similar in shape or dissimilar in shape. Atlas and axis क्या है? Dissimilar है. तो atlas and axis को आप लोग क्या बोलेंगे, typical की atypical? Atypical. लास्ट में यहाँ पे नेक में पीछे हाथ लगा के फील करिए, एक पॉइंट होगा जो आपको हाइट लग रहा होगा, लगा? That is the seventh cervical vertebrae. The high point of the neck. नहीं मिला? नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, बोलिए? क्या? हाँ, ऐसा लिखा है, कहाँ पे लिखा है? बक्सा मतलब डिप्रेशन, पेग यहाँ पे एलिवेशन. पेग को फंसा कैसे लिख सकते, बोलो?
तो साइलेंट। टिपिकल सर्वाइकल, टिपिकल सर्वाइकल मतलब सिमिलर। टिपिकल सर्वाइकल हो जाएगा 3, 4, 5 एंड 6। एटिपिकल मतलब डिसिमिलर। एंड दैट इज 1, 2 एंड 7। और ये जो 7 है, अभी हम बात कर रहे थे 7 के बारे में। That is called as vertebra prominence in neck. So seventh cervical vertebra is called as vertebra prominence, क्योंकि ये prominent होता है cervical vertebra. So this is all about cervical. प्रॉब्लम है तो बोलिए। 7 cervical vertebrae exist in all mammals. नो, इनसे में एक लाइन दिया है। जनरल कैरेक्टर में तो करेक्ट होगा ना। जनरल कैरेक्टर किसको बोलते हैं? Maximum. Almost maximum poses the character, then it is called as a general character. तो जनरल कैरेक्टर में तो सब कुछ आ जाएगा मैमल्स का। प्रेजेंस ऑफ ईयर पिना, प्रेजेंस ऑफ हेयर, प्रेजेंस ऑफ हेटेरोडोंटिक, प्रेजेंस ऑफ योर व्हाट ना 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे, प्रेजेंस ऑफ योर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, बहुत कुछ। लेकिन उनमें से कौन सा एक्सेप्शन है, कौन सा विदाउट एक्सेप्शन है? ये सारे के सारे जनरल कैरेक्टर है। मैमरी ग्लैंड, योर दैट इज व्हाट ना डायफ्राम, ठीक है। तो मैमल्स पोजेस 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे, ट्रू है। लेकिन वहां पे लिख देता है कि विदाउट एक्सेप्शन, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे का 4-5 आपका एक्सेप्शन है, जिसका 6 भी है, 8 भी है, 9 भी है। So only 2 mammalian character which is without exception, mammary gland, diaphragm. ये दोनों कैरेक्टर मैमल का विदाउट एक्सेप्शनल कैरेक्टर है, मतलब कंपलसरी कैरेक्टर। बाकी जितना कैरेक्टर मैंने बोला सब विद एक्सेप्शन। पढ़ेंगे, वेट करिए। एनिमल किंगडम मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर। कौन बोल रहा है? रटने के लिए चाहेगा तो रट मार सकता है, अगर रटने के लिए नहीं चाहेगा तो लर्न कर सकता है, समझ सकता है। मैं तो भाई रट्टा मारता ही नहीं, मेरे जिंदगी में एक भी लाइन में रट्टा कभी मारा नहीं, तो मुझे हर चैप्टर इसलिए इंटरेस्टिंग लगता है। तो देखते हैं एनिमल किंगडम में कितना इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग। लेट्स सी। अब we are coming to number 2, complete सर्वाइकल के बाद क्या है? thoracic vertebrae। thoracic vertebrae 12 था, what is the most important character of thoracic vertebrae? The ribs are connected or articulate with the thoracic vertebrae, right? Typical and atypical. टिपिकल मतलब अभी मैंने क्या बोला था? सिमिलर। एंड सर्वाइकल वर्टिब्रे, thoracic vertebrae में टिपिकल आ जाएगा आपका 2 to 8,
तो एटिपिकल, बाकी रेस्ट। तो एटिपिकल के अंडर कौन कौन आ जाएगा? 1, 9, 10, 11 एंड 12। एकदम टू दी पॉइंट। नंबर 3 लंबर। लंबर हो गया 5। लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी। लास्ट लंबर वर्टिब्रे articulate with sacrum or sacral body, and that joint is called as what? Na lumbosacral joint. और लास्ट लंबर वर्टिब्रे के बाद क्या स्टार्ट होगा? सैक्रल आ जाएगा, एंड सैक्रल तो 5 fused to form 1. तो लास्ट लंबर विल बी आर्टिकुलेट विद द सैक्रल बाय मींस ऑफ ए lumbosacral joint, एंड उसकी वजह से हम लोग जो बेंड हो पाते हैं ना, नीचे की तरफ जो बेंड होते हैं, ऊपर की तरफ जो बेंड होते हैं, वो कहां से होता है? वही lumbosacral joint. Number 4 sacral bone, that is only one. Five fused to form one. एंड सैक्रल वर्टिब्रे में सबसे स्पेशलिटी क्या है ना? आप देखेंगे फीमेल के केस में ये जो हिप एरिया ये थोड़ा सा ब्रॉड है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द sacral vertebrae in case of female is broader and shorter. Why is it so? Now because the pelvic area contains the additional organ in the female, that is ovary and uterus, so as to accommodate the large space in the pelvis part, the lower abdominal part. That is why the pelvis part is, or the sacral bone is shorter and wider. And the last number 4 के बाद number 5 आते हैं coccyx और coccygeal bone. And that is four fused to form one. ये tail vertebra है. In human being it is vestigial or functional? So vestigial in human. अभी हम लोग आते हैं the curves of vertebra. Vertebral column. The curves of the vertebral column. Complete of the coccyx.
डायग्राम में देखिए, this is actually the shape of the vertebrae during birth, and this is the shape of the vertebrae in case of adult. ये एडल्ट के केस में है। This is cervical vertebrae, cervical का, this is lumbar का, sorry thoracic का, sorry thoracic का, this is lumbar का, and this is pelvic का. As you can see, all the curves are convex backward. So all the curves are convex backward. During birth, it is completely bent. समझ में आया कि नहीं? लेकिन धीरे धीरे ये चेंज होता है. क्या चेंज होता है? न सर्वाइकल हो जाएगा, कन्वेक्स फॉरवर्ड. फिजिकल ट्रीटमेंट थोड़ा चाहिए. Convex forward. This is thoracic. ये क्या है? कन्वेक्स बैकवर्ड है कि नहीं? This is again lumbar curve. Convex forward. And here it is pelvic curve. Convex backward. कहने का मतलब यह है कि सर्वाइकल कर्व एंड लंबर कर्व ये दोनों बाद में फॉर्मेशन हुआ कि पहले से ही फॉर्म था? पहले से ही था, लेकिन वो तो पहले से कन्वेक्स फॉरवर्ड है, सिर्फ बैकवर्ड था. एडल्ट के केस में जो सर्वाइकल कर्व और लंबर कर्व फॉर्म हुआ, कन्वेक्स फॉरवर्ड हुआ कि नहीं? पहले तो बैकवर्ड था. इसीलिए दोनों को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कर्व. ये दोनों को क्या बोलते हैं? प्राइमरी कर्व. So what are the number of curves present in adult human being? The 4 total, 2 primary curve and 2 secondary. Primary curve जो पहले से था वही है, no change, and that is convex backward. लेकिन बाद में जो change होता है that is convex forward. These two are called as secondary curve. The cervical and lumbar are secondary curve. कब होता है? ना 2 महीने तक, 1.5 महीने तक बेबी इनएक्टिव रहता है.
शरीर में ज्यादा बल नहीं है, धीरे धीरे खाते खाते थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है। 3 महीने तक ये पूरा एक्टिव हो जाता है, अपने चारों तरफ हर चीज को वो देखना स्टार्ट करता है बड़ा बड़ा आंख से, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, सीआईडी में जाएगा वो। So they looks to the different part of the structure or object present in the surrounding, ने investigate, तो हमेशा अपना हेड को खाली इधर उधर इधर उधर इधर उधर स्टार्ट होता है ना। That is the right time, that is the movement of the head gives rise to the curve in cervical, जो फॉरवर्ड से बैकवर्ड से फॉरवर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी वजह से वैसे ही 9 to 10 मंथ के बाद धीरे धीरे और ज्यादा एक्टिव हो जाता है, किसी चीज को पकड़ के सीधा खड़े होने के लिए ट्राई करता है, चलने के लिए ट्राई करता है, बार बार गिरता रहता है। उसकी वजह से ये लंबर कॉर्ड जो है वो बैकवर्ड से फॉरवर्ड हो जाता है। समझे? लिखना पूरा हुआ क्या? राइट दिस 2 पॉइंट। cervical curve is developed, cervical curve is developed, हम एडल्ट के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है। cervical curve is developed when an infant raises his head to look about and investigate his surroundings, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए लंबर कर्व, लंबर कर्व। क्या लिखे? लंबर कर्व फॉर्म्स when he crawls and learn to stand and walk, and keep himself erect, complete. Yes. Very good. So coming to the appendicular endoskeleton. Appendicular endoskeleton. बोन का नंबर कितना था? 126. Girdle bone and limb bones. girdle bone का नंबर कितना था? 6. limb bone हो जाएगा 120. Pectoral girdle and pelvic girdle. Pectoral girdle 4, pelvic girdle 2. Pectoral girdle is always called as shoulder girdle. And pelvic girdle is always called as hip girdle.
पेक्टोरल गडल में 2 बोन आता है, एक ये क्लेविकल और कॉलर बोन, that is 2. Second is scapula, that is shoulder blade. That is also 2. तो टोटल कितना हो गया 4. पेक्टोरल गडल में 4 हो गया. पेल्विक गडल में इनोमिनेट बोन होता है. इनोमिनेट मींस नो नेम, लेकिन बाद में उसका नाम आ गया कॉक्सल बोन. कितना है 2. तो पेल्विक गडल में जो 2 बोन है ना, उस 2 बोन का नाम क्या है? कॉक्सल बोन और इनोमिनेट बोन. एक्चुअली इट इज द फ्यूजन ऑफ पेलिंग, IL E हो जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन. याद आया? इलियम, ischium and pubis. So it is the fusion of ileum, ischium, pubis to form the innominate or coxal bone, which gives rise to the formation of pelvic girdle or hip girdle. Limb bones, 2 टाइप का. फोरलिम्ब and hind limb. फोरलिम्ब का नंबर कितना है ना? 60. हाइंड लिम्ब also 60. इधर देखिए, ये 2 हाथ है ना, 30 + 30. ठीक है, मैं एक बोन का डिस्क्रिप्शन करूंगा, इंटू 2 कर दूंगा. वैसे ही हाइंड लिम्स में क्या है ना, 30 + 30. ठीक है, so let's see forelimbs. Humerus 1 × 2. Radius 1 × 2. ulna 1 × 2. पतला कौन है? ulna. लंबा कौन है? ulna. मोटा कौन है? radius. शॉर्ट कौन है? radius. So radius is shorter, ulna is longer. Radius is thicker, ulna is thinner. Then radius ulna के बाद क्या है? कार्पल. कार्पल को हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्ट. होता है कि नहीं? तो कार्पल हो गया रिस्ट. कार्पल बोन का नंबर कितना हो गया? 8 × 2. देन मेटाकार्पल 5 × 2. मेटाकार्पल क्या है? palm. The last is phalanges. Phalanges हो गया 14 × 2. एंड phalanges को हम लोग क्या बोलते हैं ना? digit और फिंगर. यहाँ पे तो फिंगर है ना forelimbs पे. Now we are coming to the hind limbs. हाइंड लिम्स में पहले है गया फीमर. तो फेमर क्या है? 1 × 2. देन टिबिया 1 × 2. फिबुला 1 × 2. यहाँ पे एक एडिशनल बोन होगा पैटेला 1 × 2. पैटेला क्या है? नी बोन है कि नहीं? देन वहां पे कार्पल था तो यहाँ पे क्या होगा? टार्सल. यहाँ पे 7 × 2 होगा. टार्सल इज हियर व्हाट? ना एंकल. देन मेटाटार्सल.
मेटाटार्सल यहाँ पे क्या है, फुट है कि नहीं? And the number of bone is वही सेम होगा 5 into 2. And the last phalanges 14 into 2. And that is also digit on toes. अब डिजिटल फॉर्मूला अगर आप पूछा जाएगा तो क्या आंसर होगा? डिजिट मैंने दोनों जगह पे लिखा, फोरलिम्स में भी डिजिट है, हाइंड लिम्स में भी डिजिट है. डिजिट मतलब फिंगर. इन द फोरलिम इट इज कॉल्ड एज फिंगर, इन द हाइंड लिम्ब इट इज कॉल्ड एज टोज. अब देखिए ये थंब है आपका, थंब में कितना बोन है? बाकी सब में 3 3 3 3 है कि नहीं? व्हाट इज द डिजिटल फॉर्मूला? 2 3 3 3 3. 14 हुआ कि नहीं? कंप्लीट है. डिस्क्रिप्शन समझ में आया? डिजिटल मतलब डिजिट का फॉर्मूला और क्या? डिजिटल फॉर्मूला व्हाट फिर क्या? डिजिटल का मतलब क्या समझा? रिलायंस डिजिटल. मैं वही समझा हूँ. डिजिटल मतलब हाँ, डिजिटाइजेशन, मोनेटाइजेशन. बट डिजिट का ही फॉर्मूला को डिजिटल फॉर्मूला बोलते हैं. उंगली थोड़ा ज्यादा कंप्लीट है क्या? अब इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बाकी है. जैसे कि पेक्टोरल गडल में हो गया आपका एसिटा अगर ग्लिनॉइड कैविटी. पेल्विक गडल में हो गया आपका एसिटाबुलम. ठीक है. एक्रोमियन प्रोसेसेस, कोराकोइड प्रोसेसेस, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये सब एनसीईआरटी के डायग्राम में छुपा रखा है. डायग्राम पूरा दे दिया है, स्केलेटन का डायग्राम दे दिया है, खाली डायग्राम देके वो निकल गया. अब क्वेश्चन बनाने वाला डायग्राम से सोच सोच के क्वेश्चन निकालता है. हम लोग तो सोचे कि एनसीईआरटी में कुछ लिखा ही नहीं. अरे भाई डायग्राम में सब कुछ हिडन फॉर्म में है, इसलिए थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन जाएंगे इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू. ठीक है, कल कर लेते हैं. क्या दिक्कत है? हाँ तो परसों करते हैं.